हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ नाइन के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन बी राजीव गोवा, ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन, ऑप्शन डी गार्गी कौल। देखिए, केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को विनय मोहन क्वात्रा को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। बता दें कि क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत है। वे हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर विदेश सचिव का पद संभालेंगे। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बता दें कि विनय मोहन क्वात्रा की छवि विदेशी कूटनीति के मामले में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उनकी नियुक्ति से स्पष्ट है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का विनय मोहन क्वात्रा पर अटूट विश्वास है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, विनय मोहन क्वात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लेग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी राजकोट, ऑप्शन डी सूरत। देखिए, गुजरात का सूरत प्रसंस्कृत स्टील स्लेग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इस सड़क को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय तथा आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। यह सड़क स्टील स्लेग यानी स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल से बनी है। यह सड़क 6 लेन की है, जिसमें 2 और 3 लेन है। सूरत के बाहरी इलाकों में औद्योगिक एस्टेट में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारी भरकम वाहन इस सड़क का उपयोग कर रहे हैं। इस स्टील स्लेग का निर्माण जो है स्टील सड़क की निर्माण लागत जो है वो प्राकृतिक एग्रीगेट का उपयोग करके बनाई गई सड़कों की तुलना में 30% सस्ती है। साथ ही इस सड़क की मोटाई सामान्य सड़कों से 30% कम है और यह काफी टिकाऊ होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय समुद्री पत्तन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 नवंबर। 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत, जो कि आपका MS सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी के स्वामित्व वाली थी, MS लॉयल्टी की पहली यात्रा की स्मृति में 5 अप्रैल 2022 को आपका 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। इसका आयोजन भारत के शिपिंग उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है। वर्तमान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वॉल्यूम के संदर्भ में लगभग 90% और मूल्य के संदर्भ में 77% समुद्र के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 रखी गई है। शिपिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य पहलों का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें आपका सागरमाला पहल, प्रोजेक्ट उन्नति, नीली अर्थव्यवस्था की नीति आदि पहले शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 5 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भी रूस हो गए हैं इसके लिए, ठीक है। देखिए, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए भारत द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। लैंगिक समानता एवं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की देश की मूल्यवान साझेदारी की पुष्टि करने हेतु भारत द्वारा यह योगदान दिया गया। भारत अपने संबंधों को और बढ़ावा देने हेतु UN वुमेन के साथ काम करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑप्शन ए है आपका ऑपरेशन उपलब्ध, ऑप्शन बी ऑपरेशन ताकत, ऑप्शन सी ऑपरेशन नजर, ऑप्शन डी ऑपरेशन हमसफर।
देखिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। इससे पहले फरवरी 2022 में आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन आहट नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर के अभियान ने दलालों या कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ऑपरेशन उपलब्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वन्याकुला क्षेत्रीय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए 12.5%, ऑप्शन बी 10.5%, ऑप्शन सी 14.5%, ऑप्शन डी 11.5%। देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के वन्याकुला क्षेत्रीय समुदाय के लिए 10.5% आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वन्याकुला क्षेत्रीय समुदाय को 10.5% आंतरिक आरक्षण समानता, गैर भेदभाव और तमिलनाडु में 115 अन्य अति पिछड़े समुदायों तथा विमुक्त समुदायों के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के कुल 20% के कोटे के भीतर एक समुदाय को 10.5% आरक्षण का आवंटन और इस श्रेणी में अन्य 115 अन्य समुदाय को केवल 9.5% कोटा देने का कोई विशिष्ट एवं पर्याप्त आधार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 10.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन ए होगा आपका 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 13। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एमएस जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है। इसके बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। गौरतलब है कि रेड्डी ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में नए जिलों के गठन का वादा किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को नए जिलों के दफ्तर आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि किस देश में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है। ऑप्शन ए होगा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देखिए, हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि म्यांमार में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है जो लुप्तप्राय प्रजातियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य कब्जे, राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इस प्रकार की खरीद फरोख्त या लेन देन पर प्रतिबंध लागू करना कठिन हो गया है। एक वर्ष के भीतर इस तरह के सौदों में 74% की वृद्धि हुई है। व्यापार की गई 173 प्रजातियों में से 54 वैश्विक विलुप्ति का सामना कर रही है। 639 ऐसे फेसबुक अकाउंट्स की पहचान की गई है जो वन्यजीव व्यापारियों से संबंधित है। इस सबसे बड़े ऑनलाइन वन्यजीव व्यापार समूह में 19,000 से अधिक सदस्य हैं और हर हफ्ते दर्जनों पोस्ट किए जाते हैं। जिन जानवरों का व्यापार किया गया है उसमें भालू, हाथी, गीबन, गंभीर रूप से लुप्तप्राय पेंगोलिन, तिब्बती मृग और एक एशियाई विशाल कछुआ प्रजाति शामिल थी। आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देते हैं आपका WWF के बारे में, ठीक है। देखिए, WWF का जो गठन था आपका वो वर्ष 1961 में हुआ था और यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर पर्यावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। WWF द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन प्रकाशित की जाती है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि कोई भी एक संगठन होता है जैसे कि आपका WWF द्वारा जो है आपको पर्टिकुलर एक रिपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। ये तो आपका सिर्फ WWF के बारे में आता है, जो बहुत सारे होते हैं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है आपका मुद्रा कोष जो रहता है वगैरह, UN द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किए जाते हैं ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है।
तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा प्रसारण ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए होगा आपका, ए है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ऑप्शन बी होगा सहकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। देखिए प्रसारण यहाँ नाम आ गया है तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिए इसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। देखिए हाल ही में जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसारण ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो है 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स, 70 टेलीपोर्ट्स ऑपरेटर्स, 1700 MSO, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन और 380 निजी FM चैनलों के लाभान्वित होने की संभावना है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल एक 360 डिग्री डिजिटल सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है जो हितधारकों को अनुमति लेने, पंजीकरण हेतु आवेदन करने, आवेदनों पर नजर रखने, शुल्क की गणना करने तथा भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। ये पोर्टल सभी हितधारकों को निजी उपग्रह टीवी चैनल्स, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, मल्टी सर्विसेज ऑपरेटर्स, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनल्स आदि के लिए डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से मंत्री ने मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज को पूरी तरह से चालू करने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में भविष्य को लेकर एक प्रमुख पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। ऑप्शन बी केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। देखिए हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज को पूरी तरह से चालू करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए PPP मोड में भविष्य को लेकर एक प्रमुख पहल की शुरुआत की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित सामग्री त्वरण प्लेटफॉर्म को भी शुरू किया गया जो अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तथा रोबोटिक्स में उभरती क्षमताओं का लाभ उठाएगा ताकि सामग्री की खोज की गति को 10 गुना तक तीव्र किया जा सके। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी का नेतृत्व भारत और नीदरलैंड कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील, कनाडा मुख्य सदस्यों तथा यूरोपीय आयोग और यूनाइटेड किंगडम सहायक सदस्यों के रूप में शामिल है। इस यू मिशन इनोवेशन द्वारा शुरू किया गया छठा मिशन है और यह स्वच्छ हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा प्रणाली, शुद्ध शून्य शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड हटाने तथा शहरी संक्रमण पर केंद्रित पहल में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।